नमस्कार साथियों, आज की नई अपडेट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी को पीछे छोड़कर दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। 25 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 4078 दिन पूरे किए, जिससे इंदिरा गांधी का 4077 दिनों का रिकॉर्ड टूट गया है। मोदी अब केवल जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने 16 साल और 286 दिनों तक प्रधानमंत्री पद संभाला। वह भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुए पहले प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने पिछले साल जून में तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली थी। मोदी जी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद संभाला और 2014 से 2019 और 2024 में भाजपा को लगातार चुनावी जीत दिलाई। वह 2 पूर्ण कार्यकाल पूरे करने और 3 बार फिर से चुने जाने वाले पहले और एकमात्र गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। मोदी इससे पहले 2001 से 2014 तक गुजरात के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे। 2014 में मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने 272 सीटें जीती, जो 2019 में बढ़कर 303 हो गई। 2024 में हालांकि भाजपा बहुमत से चूक गई, लेकिन एनडीए गठबंधन सत्ता में लौट आया। मोदी जी 1971 में इंदिरा गांधी के बाद बहुमत के साथ दोबारा चुने जाने वाले पहले मौजूदा प्रधानमंत्री हैं। यह रिकॉर्ड मोदी जी को भारत के इतिहास में किसी गैर कांग्रेसी पार्टी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहने वाले व्यक्ति भी बनाता है। भारत ने 2025 तक 58 बाघ अभयारण्यों के साथ बाघ संरक्षण को मजबूत किया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में वैश्विक बाघ दिवस समारोह में घोषणा की है कि भारत में बाघ अभयारण्य की कुल संख्या 2014 में 46 से बढ़कर 2025 में 58 हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है और 2025 का विषय है स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों को केंद्र में रखते हुए बाघों के भविष्य को सुरक्षित करना। बाघ अभयारण्य की संख्या में वृद्धि का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी की वन्यजीव संरक्षण के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता को दिया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? वो है 29 जुलाई को। कब? 29 जुलाई। याद रखना, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। और भारत में बाघ अभयारण्य की संख्या जो 2014 में 46 थी, वो 2025 में बढ़कर कितनी हो गई है? वो हो गई है 58। इसे भी याद रखना, 2025 में बाघ अभयारण्य की संख्या 58 हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं। यह पहल भारत द्वारा दुनिया भर में सभी 7 बाघ प्रजातियों के संरक्षण के लिए शुरू की गई है। इस गठबंधन में 14 देश पहले ही शामिल हो चुके हैं और इसका मुख्यालय भारत में स्थापित किया जाएगा, जिससे देश अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण में अग्रणी बन जाएगा। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के अंतर्गत 4 महत्वपूर्ण प्रकाशनों का विमोचन किया गया। पहला, भारत के बाघ परिदृश्य में छोटी बिल्लियों की स्थिति पर एक रिपोर्ट। दूसरा, स्ट्राइप्स पत्रिका का वैश्विक बाघ दिवस विशेष संस्करण। तीसरा और चौथा, भरत द्वारा लिखित पुस्तक भारत में बाघ अभयारण्य के झरने और डॉक्टर SP यादव द्वारा लिखित पुस्तक भारत के बाघ अभयारण्यों के अंदर जल निकाय। पुस्तक भारत में बाघ अभयारण्य के झरने किसके द्वारा लिखी गई है? वह है भरतलाल द्वारा। भरतलाल द्वारा भारत में बाघ अभयारण्य के झरने नाम की पुस्तक लिखी गई। दूसरी पुस्तक है भारत के बाघ अभयारण्य के अंदर जल निकाय, वो लिखी गई है डॉक्टर SP यादव द्वारा। इन दोनों पुस्तकों के नाम और इनके राइटर्स के नाम भी याद रखना। दुनिया में बाघ की लगभग 9 प्रजातियां पाई जाती थी, जिसमें से 3 प्रजातियां प्रागैतिहासिक काल में ही विलुप्त हो गई थी। फिलहाल दुनिया में बाघ की 6 प्रजातियां अभी भी पाई जाती हैं। नंबर 1 बंगाल टाइगर्स, नंबर 2 साइबेरियन टाइगर, नंबर 3 साउथ चाइना टाइगर, नंबर 4 सुमात्रा टाइगर, नंबर 5 इंडो चाइनीज टाइगर और नंबर 6 मलयन टाइगर। ये 6 प्रजातियां आज भी पाई जाती हैं। कैस्पियन, जावन और बाली नाम की बाघों की 3 उपजातियां पूरी तरह से अब लुप्त हो चुकी हैं। इनके लुप्त होने का मुख्य कारण इनके लिए भोजन यानी कि शिकार और आवास का समाप्त होना है। और अब बात करते हैं 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में शाहरुख खान और विक्रांत मैसी ने क्रमशः जवान और बारहवीं फेल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। इसके अलावा रानी मुखर्जी को मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला। बारहवीं फेल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। फ्लावरिंग मैन को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार भी मिला। इस फिल्म का निर्देशन सौम्यजीत घोष दस्तीवाल ने किया था। पीयूष ठाकुर को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला। गोल्ड वल्चर
एंड ह्यूमन को सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र का पुरस्कार मिला। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को संपूर्ण मनोरंजन के लिए सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार भी मिला। इसके अलावा श्याम बहादुर को राष्ट्रीय, सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्य को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार मिला। जीवी प्रकाश कुमार ने वाथी के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार जीता। वाथी एक तमिल भाषा की फिल्म है। शिल्पा राव ने जवान में अपने गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार जीता। PVNS रोहित को बेबी में एक गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार मिला। बेबी एक तेलुगु फिल्म है। मलयालम फिल्म पूक्कलम को सर्वश्रेष्ठ संपादन का पुरस्कार मिला। मराठी फिल्म नाल 2 को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार मिला और द केरल स्टोरी को सर्वश्रेष्ठ छायांकन का पुरस्कार मिला और उत्पल दत्त को सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का पुरस्कार मिला। हमारे नेक्स्ट अपडेट के अनुसार सिक्किम सरकारी कर्मचारी के लिए विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। एक अभूतपूर्व सुधार के तहत सिक्किम औपचारिक विश्राम अवकाश योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है और सरकार ने अपने कर्मचारियों, विशेषकर युवाओं को व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के दुर्लभ अवसर प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाया है। तो विश्राम अवकाश योजना लागू करने वाले देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? सिक्किम। इसे आप याद रखना, सिक्किम ऐसा राज्य बन गया है। यह नीति 2023 के अगस्त के महीने में शुरू की गई थी और न्यूनतम 5 वर्षों के निरंतर सेवा वाले नियमित राज्य सरकार के कर्मचारियों को 365 से 1080 दिनों तक का विश्राम अवकाश लेने की अनुमति देती है और इस अवधि के दौरान वे अपने मूल वेतन का 50% ही प्राप्त कर सकते हैं। 50% वेतन के ही हकदार होंगे। तो साथियों, सिक्किम देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो अपने कर्मचारी को विश्राम अवकाश देने की अनुमति देता है और इस अवधि के दौरान वे अपने मूल वेतन का 50% लेने के ही हकदार होंगे। साथियों, हमारी नई अपडेट के अनुसार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 1 अगस्त 2025 को लद्दाख में 10 दिवसीय उच्च ऊंचाई वाले आइसोलेशन प्रयोग का शुभारंभ किया है। 14,000 फीट की ऊंचाई पर आयोजित यह मिशन चंद्रमा या मंगल ग्रह पर लंबी अवधि के अंतरिक्ष अभियानों में अंतरिक्ष यात्रियों के सामने आने वाले चरम स्थितियों का अनुकरण करता है। यह पहल भारत के गगनयान, मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम और भविष्य के अंतर्ग्रहीय अन्वेषण की तैयारियों का हिस्सा है। लद्दाख के तसोकर के पास स्थित हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन होप मिशन को इसरो ने गगनयान के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन का अभ्यास करने हेतु शुरू किया है। इसे बेंगलुरु स्थित स्पेस टेक्नोलॉजी फर्म प्रोटोप्लानेट ने बनाया है और इसका उद्घाटन इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने मिशन शुरू होने से एक दिन पहले किया है। अब बात करते हैं कि होप को किस लिए चुना गया। इस स्थान की चंद्रमा सदृश चट्टानी सतह, ठंडी मरुस्थलीय जलवायु और कम ऑक्सीजन स्तर इसे अंतरिक्ष जैसे तनावपूर्ण वातावरण का आदर्श स्थल बनाते हैं। रात के समय तापमान शून्य से काफ़ी नीचे चला जाता है, जिससे चुनौती और भी बढ़ जाती है। हमने यहाँ पर इस मिशन की एक पिक्चर भी लगा दी है, इसे आप देख सकते हैं। इस मिशन का उद्देश्य उच्च ऊंचाई पर पृथकता यानी कि सामाजिक परिवेश से अलग रहने पर और कठोर परिस्थितियों में मानव स्वास्थ्य और प्रदर्शन पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात का अध्ययन करना है। और इसके अलावा अंतरिक्ष में हमारा मूड कैसा होगा, हमारी नींद कैसी होगी और हमारी स्मृति यानी कि स्मरण शक्ति कैसी होगी, इस बात का अध्ययन करना भी इसके मिशन में शामिल है। यहाँ इस मिशन के सभी उद्देश्य दिए गए हैं, इनको आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। होप मिशन की फुल फॉर्म है हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन और इस मिशन की प्रयोग अवधि है 10 दिन। और ये किसने बनाया है? बेंगलुरु स्थित स्पेस टेक्नोलॉजी फर्म प्रोटोप्लानेट ने। और ये मिशन कितने फीट की ऊंचाई पर है? वो है 14,000 फीट की ऊंचाई पर। ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं ताकि आपके एग्जाम में हेल्प हो सके।